हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट कवर करेंगे इस सिंगल वीडियो में। अब यूनिट 4 में देखिए आप लोग को चार मेजर टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमारा एंटी फंगल एजेंट्स, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, एंथलमेंटिक्स और सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। ये चारों टॉपिक्स हमारे मेजर टॉपिक्स आ जाते हैं, जिन चारों को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। एंड देखिए बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी आप लोग को बहुत जल्द अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो आप लोग परेशान मत होइए। बाकी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षद पांडे, आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में देखिए मेनली हमारे यहाँ पे चार टॉपिक्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं। सबसे पहला है हमारा एंटी फंगल एजेंट्स, दूसरा है हमारा एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, थर्ड है हमारा एंथलमेटिक्स एंड फोर्थ है हमारा यहाँ पे सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आप लोगों ने यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन का नाम बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा, या फिर कभी हो सकता है आपको हुआ भी हो, या फिर किसी फैमिली मेंबर को जरूरी हुआ होगा। फंगल इन्फेक्शंस मतलब अक्सर ही हो जाते हैं, रिंगवॉर्म वगैरह। और इसके लिए आप लोगों ने टीवी पर भी कभी या फिर अपने मोबाइल में कभी बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे इच गार्ड वगैरह के, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने का काम करती हैं। तो यहाँ पे देखिए आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं एंटी फंगल एजेंट्स को देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारा फंगल इन्फेक्शन है, तो फंगल मतलब कि हमारा फंजाई हो गया। तो ये हमारा बेसिकली फंजाई की वजह से होता है। तो फंजाई वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंजाई क्या होता है, कैसे हमारा फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा देखिए, जो हमारा एंटी फंगल एजेंट्स है वो हमारा क्या होता है, वो हमारी ड्रग्स या फिर सब्सटेंसेज होती हैं जो कि हमारा फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट या फिर ट्रीट करने का काम करती हैं। अब सिंपल सी बात है, हम लोगों ने अभी तक भी देखा, तो हमारा बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो चाहे फंगल हो, जो भी है उसकी ग्रोथ, उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, या तो उसकी ग्रोथ को रोक दें या तो उनको डायरेक्टली किल कर दें। थोड़ी सी बैकग्राउंड में नॉइज है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अब फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो नोन है, अच्छा फंगल इन्फेक्शन को हम लोग माइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा भाई देखिए फंजाई जब क्या होता है, इन्वेड मतलब कि कह सकते हो मल्टीप्लाई होता है, ग्रो होता है, ठीक है, और हमारी बॉडी में इंटर करता है। तो यहाँ पे जब हमारी बॉडी में इन्वेड करके इंटर करता है तो वो सारी चीज़ें हमारा फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है। और बाकी में अच्छा फंगल इन्फेक्शन में भी हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो गया सुपरफिशियल, ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन हमारे सुपरफिशियल ही होते हैं। सुपरफिशियल मतलब कि जो हमें बाहर से दिखते हैं, जैसे रिंगवॉर्म हो गया, कैंडियासिस हो गया। और कुछ हमारे सिस्टमिक भी हो सकते हैं जो कि हमारे इंटरनली हो सकते हैं, हमारे माउथ के अंदर या फिर कहीं और। तो ये हमारा जैसे इसका एग्जाम्पल होगा कैनेडा एल्बिगेंस। तो ये बस एग्जाम्पल है, आप लोग याद कर लेना। अब अगर हम लोग यहाँ पे फंजाई के बारे में थोड़ा सा बात करें, जिसकी वजह से हमारा फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो देखिए फंजाई हमारे होते हैं यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इनके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन होती है, सारी चीजें हमें इनके पास देखने को मिल जाती हैं। तो इनके पास देखिए, इनके पास प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियाई होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल भी होती है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी जो सेल वॉल है ये हमारे चिटिन से मिलकर बनी होती है, जो कि हमारा बेसिकली जो है, चिटिन क्या होता है, हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का पॉलीमर होता है। मतलब कि बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन मिलके हमारा चिटिन बनाते हैं, जो कि हमारा सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है। और मेन चीज है कि भाई हमारा सेल वॉल में पॉलीसैकेराइड्स भी देखने को मिलते ही हैं इनके साथ में। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो हमारी फंजाई की सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसका सबसे मेजर कंपोनेंट होता है एर्जोस्ट्रॉल, ठीक है। एर्जोस्ट्रॉल हमारा यहाँ पे बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है। अब एर्जोस्ट्रॉल हमारा कुछ खास नहीं होता है, जैसे ये एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल ही होता है, लेकिन जैसे ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, वैसे ही हमारा फंजाई की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की बजाय एर्जोस्ट्रॉल होता है। अब हमें ये देखना है कि एर्जोस्ट्रॉल बेसिकली बनता कैसे है, क्योंकि अभी हम लोग जब देखेंगे हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं वो बेसिकली ज्यादातर इसी एर्जोस्ट्रॉल के सिंथेसिस को रोक के हमारा एक्शन शो करती हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए जो हमारा फंजाई है, तो वहां पे हमारा वहां पे हमारा एक कंपोनेंट होता है स्क्वेलिन, ठीक है। अब ये जो स्क्वेलिन होता है, ये हमारा स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एक एंजाइम होता है, इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज में, इपॉक्साइड में, ठीक है। स्क्वेलिन हमारा स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज की कन्वर्ट प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है स्क्वेलिन इपॉक्साइड में, और ये हमारा फर्दर जो है कन्वर्ट हो जाता है लैनोस्ट्रॉल में, ठीक है। और अगेन हमारा ये जो लैनोस्ट्रॉल है, ये हमारा फर्दर जो है हमारा एक एंजाइम होता है 14 अल्फा डी मिथाइलेज, इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एर्जोस्ट्रॉल में।
तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या देखना है, हम लोगों ने ये देखा कि स्क्वालिन से हमारा सिंथेसिस पाथवे स्टार्ट होता है और यहाँ पे फाइनली हमें एर्जोस्ट्रॉल देखने को मिलता है और फिर यही एर्जोस्ट्रॉल क्या होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन बनाता है, जो कि हमारा कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट होता है। तो ये एर्जोस्ट्रॉल में देखिए अगर हम लोग देखें तो स्क्वालिन बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, स्क्वालिन इपॉक्सीडेज बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसी की प्रेजेंस में हमारा ये यहाँ पे फर्दर चीजें हो रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें हमारा 14 अल्फा डी मिथाइलेस ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं सारे एंजाइम्स को रोक के हम लोग यहाँ पे अपना जो है इनकी ग्रोथ को रोकेंगे। भाई देखिए एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी तरह से हम लोग इस एर्जोस्ट्रॉल को बनना रोक दें, तो भाई यही तो हमारी फंजाई की सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट, सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट है। तो अगर यही नहीं होगा तो हमारी सेल मेम्ब्रेन अच्छे से नहीं बन पाएगी, और जब सेल मेम्ब्रेन अच्छे से नहीं बनेगी तो क्या होगा भाई, ये हमारा जो है कह सकते हो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी या फिर ये यहाँ पे किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी ड्रग्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा बहुत इसी तरीके से काम करने वाली हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा अगर हम लोग ड्रग्स को देखें, तो यहाँ पे देखिए जो आपका सिलेबस है तो इसमें आप लोग का दो टाइप से हमारा एंटी फंगल एजेंट्स दिया हुआ है। पहला है हमारा एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स और दूसरा है हमारा यहाँ पे सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स है आपके सिलेबस के अंदर, इसके अंदर 4 ड्रग दी हुई हैं। अब इन चारों की बात करें तो देखिए इसमें से 3 हमारी इसके अंदर भी सब टाइप्स होते हैं, जिसमें एक होता है पॉलीन एंटीबायोटिक्स, तो 3 हमारी इसके अंदर आती हैं, और फिर एक होता है हमारे यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे ग्रेसियोफुल्विन हमें देखने को मिलती है। और अगर हम लोग यहाँ पे नाउ अगेन अगर हम लोग यहाँ पे सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स की बात करें तो इसमें भी देखिए इसमें आप लोग की डायरेक्टली ड्रग्स दी हुई हैं, लेकिन अगर हम लोग देखना चाहें तो इसमें भी हमारे टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला हो जाता है एजोल्स, ठीक है, एजोल्स मतलब जिसके अंदर हमें यहाँ पे इमिडाजोल या फिर ट्रायोजोल की रिंग देखने को मिले। तो इसके बेसिस पे हमारा एजोल्स भी 2 सब टाइप में डिवाइड हो जाता है। पहला हो जाता है इमिडाजोल जिसके अंदर इमिडाजोल रिंग होती है, ट्रायोजोल जिसके अंदर ट्रायोजोल रिंग होती है। नो इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाता है एलाइलमीन और फिर नेक्स्ट हमारा होता है टॉपिकल एजेंट। तो आप लोग के सिलेबस में जितनी ड्रग्स हैं उनके हिसाब से हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है। बाकी अगर आप लोग जनरल क्लासिफिकेशन देखोगे तो थोड़ा बहुत और भी कुछ ड्रग्स हमें देखने को मिलती हैं, बट आपके सिलेबस में जितनी दी हैं हम लोगों ने उतनी ही इंक्लूड करी हैं। और देखिए ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं डायरेक्टली, कभी कभी एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्टली एजोल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर पॉलीन एंटीबायोटिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नाम से तो दिया नहीं है कि एजोल्स पॉलीन एंटीबायोटिक, दिया तो डायरेक्टली सिंथेटिक या फिर एंटी फंगल है, लेकिन जो इनके सब टाइप्स हैं क्वेश्चन इनके नाम से भी आ जाते हैं। तो आप लोग यही वाला क्लासिफिकेशन याद करिएगा, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग हो सके तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अपने एंटी फंगल एजेंट्स का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के बारे में, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स को। तो देखिए सिंपल सी बात है, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स मतलब कि ये वो हमारी एंटीबायोटिक्स दवाएं होंगी जो कि हमारा एंटी फंगल एजेंट्स की तरह भी काम करेंगे, यानी कि ये हमारा बैक्टीरिया को तो किल करती हैं, उसके साथ साथ हमारा फंगल इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट करने का काम करती हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके भी हमारे 2 सब टाइप्स हैं, पहला हमारा पॉलीन एंटीबायोटिक्स और दूसरा हमारा यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने यहाँ पे हम लोग जो है अपने पॉलीन एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पॉलीन एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये हमारी वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि मेनली हमारे एर्जोस्ट्रॉल को टारगेट करती हैं। अच्छा देखिए हम लोग यहाँ पे अगर इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को थोड़ा सा देखना चाहिए, काम कैसे करती हैं। देखिए होता क्या है, हम लोगों ने देखा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारी कह सकते हो हमारे फंगल की सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारी इसका सबसे मेजर कंपोनेंट क्या होता है, इसका सबसे मेजर कंपोनेंट होता है एर्जोस्ट्रॉल। अब मान लीजिए कि ये हमारा एर्जोस्ट्रॉल है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा एर्जोस्ट्रॉल है। अब ये जो हमारी पॉलीन एंटीबायोटिक्स होती हैं, पॉलीन एंटीबायोटिक्स हैं, ये होता है क्या, ये इस एर्जोस्ट्रॉल से जाके बाइंड हो जाती है। मान लीजिए इस तरीके से बाइंड हो गई, और बाइंड होने के बाद करते क्या है कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को कर सकते हो, सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे रप्चर कर देती है बीच से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन के बीच में कह सकते हो स्पेस हो गया, और जब स्पेस हो गया तो भाई देखिए अंदर का जो भी कंटेंट है वो क्या होगा, वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा तो धीरे धीरे हमारी बैक्टीरियल सेल की यहाँ पे डेथ हो जाएगी, हमारी फंगल सेल्स की। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसी तरीके से हमारा क्या होता है, पॉलीन हमारा सबसे पहले एर्जोस्ट्रॉल से बाइंड होता है जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए बाइंडिंग के बाद क्या होता है कि ये हमारा पोर्स या फिर चैनल्स फॉर्म कर देता है। पोर्स मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, इसने पोर्स फॉर्म कर दिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा लीकेज हो जाती है एक्स्ट्रा एसेंशियल इंट्रासेल्युलर आयंस और मॉलिक्यूल्स की, यानी कि जो भी यहाँ पे इसके अंदर जो भी आयंस थे, मॉलिक्यूल्स थे, उनकी लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है। और जब लीकेज होती है तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोटिक इंबैलेंस वगैरह क्रिएट होता है, और अल्टीमेटली हमारी फंगल सेल की डेथ हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे पॉलीन एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। अब इसके अंदर हमारी 3 ड्रग है और तीनों में से कोई स्टार ड्रग नहीं है, तो आप लोग बस यहाँ पे स्ट्रक्चर यूजेज वगैरह इनका देख सकते हो, इतना काफ़ी है। और
क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इतना आप लोग को याद करने की भी ज़रूरत आई थिंक सो नहीं है। बाकी आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान के बारे में। तो देखिए ये हमारी, इसके अंदर मेनली जो हमारी ड्रग है वो हमारी ग्लाइसियोफुल्विन देखने को मिलती है, और ये मेनली हमारे जो डर्मेटोफिलिक यानी कि कह सकते हो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं जैसे रिंग वॉर्म वगैरह हो गया, उनको ट्रीट करने में हमारा ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसका मैकेनिज्म समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग को सेल डिवीजन की नॉलेज होनी चाहिए। सेल डिवीजन में देखिए, सेल डिवीजन में जब भी हमारी सेल डिवाइड हो रही होती है तो उसमें हमारा एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल जो कि हमारा कह सकते हो डीएनए के डिवीजन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्रोमोसोम्स के डिवीजन में। तो अब ये माइटोटिक स्पिंडल बनता कैसे है, तो ये बनता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से। तो जब ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, इस माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं जो कि हमारा माइटोटिक स्पिंडल के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा माइटोसिस के साथ इंटरफेयर कर देता है। माइटोसिस मतलब कि हमारी सेल डिवीजन की प्रोसेस को ही माइटोसिस बोलते हैं, जो हमारी नॉर्मल सेल डिवीजन होती है। और पार्टिकुलरली, और यहाँ पे देखिए ये भी हमारा कब होता है, मेटाफेज में। अब देखिए अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी सेल मेम्ब्रेन में, सेल डिवीजन में। तो बस उसी के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करते हैं। और भाई जब सेल डिवीजन ही नहीं होगा, जब फंजाई डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, तो हमारा क्या होगा, अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। अब इसके अंदर हमारी एक ही ड्रग है ग्लाइसियोफुल्विन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका यही होने वाला है और यूजेस। अच्छा देखिए एक चीज आप लोग समझिए कि यहाँ पे जिन भी ड्रग्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनके अंदर सेम वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा जिस क्लास में बिलोंग करती हैं। ये चीज इतना तो आप लोग अंडरस्टैंड कर ही सकते हो ना कि पॉलिन एंटीबायोटिक का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वही इन सबका भी होगा। तो कभी आप लोग ये मत सोचे कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो रोड्स में है ही नहीं। देखिए इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, ठीक है। अब इसी चीज को बार बार लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, तो आप लोग इतना खुद से समझ सकते हो। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में। अब सिंपल सी बात है, सिंथेटिक है मतलब ये हमारी लैबोरेटरी वगैरह में सिंथेसाइज किए जाते हैं। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी हमारे 3 सब क्लास हैं। पहला है एजोल्स, दूसरा है एलाइलामीन और थर्ड हो गया टॉपिकल एजेंट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं एजोल्स की। अब देखिए एजोल्स मतलब कि हमारे वो एजेंट जिनके अंदर हमारी एजोल रिंग। अब एजोल भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इमिडाजोल, एक होता है ट्रायाजोल। तो इमिडाजोल की रिंग होगी तो इमिडाजोल क्लास के हो गए, और ट्रायाजोल की होगी तो ट्रायाजोल क्लास के हो गए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इन सभी को एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम होने वाला है। तो ये इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा अपनी फंगल सेल वॉल को, और यहाँ पे देखिए अगर आप लोग को याद हो तो हमारी जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है वो उसका सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है, एर्जोस्ट्रॉल। और ये बनता कब है, ये हमारा तब बनता है जब 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम क्या करता है, लेनास्ट्रॉल को यहाँ पे एर्जोस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम लोग इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा भाई, ये लेनास्ट्रॉल एर्जोस्ट्रॉल में कन्वर्ट ही नहीं होगा, यानी एर्जोस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। और जब यही नहीं बनेगा तो हमारी सेल मेम्ब्रेन भी अच्छे से नहीं बनेगी और हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे एजोल्स होते हैं ये बेसिकली बस यही करते हैं कि ये हमारे 14 अल्फा डीमिथाइलेज को इनहिबिट कर देते हैं। अब जब, और देखिए ये क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है, और जब यही इनहिबिट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। परमेबिलिटी मतलब कि वहां से, परमेबिलिटी का मतलब भी यही है कि हमारा लीकेज बढ़ जाता है और हमारी फंगल ग्रोथ यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है। अब इसके अंदर ड्रग्स की बात करें तो हमारी बहुत सारी ड्रग्स दे रखी हैं, जिसमें से जो हमारे यहाँ पे माइकोनाजोल जो है स्टार ड्रग हमें देखने को मिल जाती है, तो इसकी हम लोग यहाँ पे सिंथेसिस को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये हमारा, अच्छा देखिए एक चीज आप लोग समझ लीजिए, जितनी भी ड्रग्स हैं सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल यही होने वाला है कि ये 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे देखिए मिकोनाजोल की सिंथेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नोट्स में यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे नोट्स ऑलरेडी ले रखी है तो वहाँ पे आप लोग को एक सीएल ग्रुप नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। बाकी हम नोट्स यहाँ पे अपडेट कर देंगे, कोशिश करेंगे कि अपडेट कर दें। बट अगर आप लोगों ने प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लिया तो वहाँ पे आप लोग ये सीएल ग्रुप ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे भी सिंथेसिस में भी थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी तो वो सही कर दी अभी हम लोगों ने। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसकी सिंथेसिस हमारे स्टार्ट होती है 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल ब्रोमाइड से। तो यहाँ पे देखिए इसकी रिएक्शन जब हम लोग अपने इमिडाजोल रिंग के साथ कराते हैं तो होता क्या है, जो इमिडाजोल का NH है तो यहाँ से NH का H और ये Br HBr के फॉर्म में रिमूव हो गए, और ये यहाँ पे देखिए ये हमारे डायरेक्टली यहाँ पे जाके अटैच हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। देखिए सेम ही है, यहाँ पे ये बस थोड़ा सा रोटेट हो गई है, बाकी सेम ही है। अब इसका अगर हम लोग यहाँ पे फर्दर रिडक्शन कराते हैं NaBH4 की प्रेजेंस में तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ग्रुप आके अटैच हो जाता है। और फिर इसकी रिएक्शन फर्दर जब हम लोग अपने 1-chloro-2,4 डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन से कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो हमारा यहाँ पे जो है हमें अपना माइकोनाजोल देखने को मिल जाता है। अब इसमें कुछ नहीं, हमारा यहाँ पे देखिए इस OH से H
और यहाँ पे देखिए ये हमारा CH2Cl है, ठीक है, तो ये H और ये Cl, ये HCl के फॉर्म में रिलीज हो गए और यहाँ पे हमारा जो है माइकोनाजोल देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारी माइकोनाजोल की सिंथेसिस देखने को मिलती है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बाकी सारे ड्रग्स का आप लोग स्ट्रक्चर एंड यूजेस देख सकते हो, उसमें कुछ खास नहीं है बताने लायक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका यहाँ पे सेम रहने वाला है, एकदम सेम। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं अपने जो है सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स के, मतलब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में। तो ये थे हमारे बाकी सारे ड्रग्स। और अब हम लोग बात करते हैं अपने एलाइल अमीन्स के बारे में। तो देखिए एलाइल अमीन्स भी हमारी सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स होती हैं और ये भी हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटरफेयर करती हैं। अब देखिए ये हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप से काम करती है। अब अगर आप लोग को थोड़ा सा याद हो तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारा स्क्वालिन है यही हमारा एर्जोस्ट्रॉल के सिंथेसिस का प्रिकर्सर होता है, मतलब यहीं से हमारी स्टार्ट होती है। अच्छा मान लीजिए कि स्क्वालिन है, अगर यही हमारा आगे की चीज़ों में ना कन्वर्ट हो तो भी तो हमारा एर्जोस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो स्क्वालिन को देखिए एर्जोस्ट्रॉल बनाने के लिए हमारा स्क्वालिन इपॉक्साइड में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। और ये कन्वर्ट कब होता है, जब हमारा स्क्वालिन इपॉक्सीडेज एंजाइम हमारा हेल्प करता है इसके कन्वर्जन में। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस एंजाइम को ब्लॉक कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, यानी कि ये स्क्वालिन अपना फर्दर नहीं कन्वर्ट होगा इसमें, और जब यही नहीं बनेगा तो हमारी बाकी की चीज़ें भी नहीं होगी, हमारा एर्जोस्ट्रॉल नहीं बन पाएगा। और यहाँ पे देखिए ये तो होगा ही कि अगर हम लोग अगर स्क्वालिन यहाँ पे फर्दर नहीं कन्वर्ट हुआ तो एर्जोस्ट्रॉल तो बनेगा नहीं, वो तो होगा ही। लेकिन उसके साथ साथ देखिए जब स्क्वालिन यहाँ पे नहीं कन्वर्ट होगा तो स्क्वालिन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो स्क्वालिन है ना ये हमारा टॉक्सिक होता है, अगर स्क्वालिन बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ तो ये भी फर्दर यहाँ पे डैमेज करेगा। तो इस तरीके से हमारा डबल एक्शन हमें देखने को मिल जाता है हमारे एलाइल अमीन्स का। देखिए होता क्या है, ये हमारा स्क्वालिन इपॉक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल होता है एर्जोस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस पाथवे में। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारी एर्जोस्ट्रॉल की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है और यहाँ पे स्क्वालिन का एक्यूमुलेशन यानी स्क्वालिन इकट्ठा होने लग जाता है, जो कि हमारा बहुत ही टॉक्सिक होता है फंगल सेल्स के लिए। और इस डुअल इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हमारा जो एर्जोस्ट्रॉल का डिप्लीशन और टॉक्सिक स्क्वालिन बिल्डअप की वजह से हमारी फंगल सेल की डेथ हो जाती है। अब इसके अंदर हमारा नेफ्टिफिन हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिल जाता है। और बाकी इसके अंदर हमारी यही एक ड्रग थी। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने टॉपिकल एजेंट्स के बारे में। तो टॉपिकल एजेंट्स मतलब कि वो दवाएं जो कि हम लोग यहाँ पे टॉपिकली मतलब कि स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर हमारा मेन टॉलनेफ्टेट आ जाता है जो कि हमारी स्टार ड्रग है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए इसका बिल्कुल एलाइल अमीन की तरह ही होता है, यानी ये भी हमारा जो है स्क्वालिन इपॉक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। अब इसकी सिंथेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसकी सिंथेसिस हमारी 2-नेप्थॉल से स्टार्ट होती है। तो 2-नेप्थॉल की रिएक्शन हम लोग अपने थायोफॉस्जिन के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये Cl यहाँ पे अटैच हो गया, हमारा Cl रिलीज हो गया। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसकी रिएक्शन अपने N-methyl-3 टोलोडीन से कराते हैं तो बस सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं, जो हमारा ये जो H है और यहाँ से जो Cl है ये Cl रिलीज हो गए और यहाँ पे ये N जो है डायरेक्टली यहाँ पे आके अटैच हो जाता है और ये हमारा CH3 और ये हमारा पूरा ग्रुप और ये हमारा बन जाता है टॉलनेफ्टेट। बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी। और इसका यूज हम लोग रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूड, तो ये सारे हमारे सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस होते हैं तो उनके ट्रीटमेंट में हमारी यूज होती है। तो ये था हमारे यहाँ पे एंटी फंगल एजेंट्स। ना अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स। तो देखिए ये भी हमारा सिंपल सी बात है, ये हमारा जो है कह सकते हो प्रोटोजोआ जो हमारा एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प करता है। बाकी ये भी हमारा क्या करता है भाई, प्रोटोजोआ की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, उनको किल करेगा। अब प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ देखिए क्या होता है, प्रोटोजोआ हमारा एक सिंगल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारा प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। बाकी ये हमारा यूकारियोटिक होता है, ठीक है, ये भी हमारा। और इसके अलावा जो है हमारा जो प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ की वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है उनको हम लोग प्रोटोजोआन इन्फेक्शंस बोल देते हैं। और ये इन्फेक्शन तब होते हैं जब प्रोटोजोआ हमारा बॉडी को इन्वेड करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। हम और एंटर कैसे कर सकता है भाई, या तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कंटामिनेटेड वाटर, फूड या फिर इंसेक्ट बाइट्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद मल्टीप्लाई करता है और हमारी बॉडी को होस्ट की तरह यूज़ करता है। और सम कॉमन इन्फेक्शंस की बात करें तो हमारा जो अमीबियासिस हो गया, गियार्डियासिस हो गया, तो ये सारे हमारे कुछ कॉमन प्रोटोजोआ के इन्फेक्शंस हैं। और देखिए प्रोटोजोआ के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा थोड़ा सा इस टाइप का देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस होता है प्रॉपर, इसके पास मेम्ब्रेन वगैरह होती है और फूड वॉक्यूल जहाँ पे अपना कह सकते हो खाना स्टोर करता है। तो ये हमारा हो जाता है प्रोटोजोआ। और देखिए सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप का हमारा प्रोटोजोआ इन्फेक्शन होता है वो हमारा होता है अमीबियासिस, जो कि हमारा अमीबा की वजह से होता है और इस अमीबा का नाम होता है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये हमारा हमारा कह सकते हो एक टाइप का अमीबा होता है जो कि प्रोटोजोआ होता है। और अमीबा प्रोटोजोआ सेम ही है, ठीक है, मतलब अमीबा एक टाइप है प्रोटोजोआ का और इसकी वजह से हमारा यहाँ पे अमीबियासिस हमें देखने को मिलता है।
और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये मेनली हमारा लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकता है। और ये कब होता है, ये हमारी बॉडी में जो है कह सकते हो अगर हम लोग जब भी ड्रिंकिंग या फिर कुछ कंटामिनेटेड वाटर लेते हैं और हमारा हाइजीन वगैरह उतना अच्छा नहीं होता, तभी हमारी ये बॉडी में एंटर करता है। और इसकी सिम्टम्स की बात करें तो हमारा माइल्ड टू सीवियर डायरिया हो सकता है, स्टमक क्रैम्प्स, फीवर, फैटीग, नोजिया, ब्लडी स्टूल्स, ये सारे हमारे इसके कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं। देखिए है तो बहुत सारे टाइप हमारे एंटी प्रोटो मतलब प्रोटोजोआन इन्फेक्शंस के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन सबसे कॉमन हमारा यही होता है। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा हम लोगों ने देखा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो हमारा एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स है उसका उसका कोई क्लासिफिकेशन वगैरह हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि इतना पूछा भी नहीं जाता है और ना इतना ज़्यादा कह सकते हो क्लासिफिकेशन इसका कुछ स्पेसिफिक है भी। तो आप लोग के सिलेबस में अगर आप लोग देखो तो डायरेक्टली जो ड्रग्स दी हैं हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये आप लोग का सिलेबस है और इसमें आप लोग की डायरेक्टली जो है ड्रग्स दी हुई हैं, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स में डायरेक्टली ड्रग्स दी हुई हैं और उसमें कोई सार वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग को। तो बस डायरेक्टली हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हमारी स्टार्ट ड्रग है मेट्रोनिडाजोल, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल की बात करें तो ये देखिए ये हमारी यहाँ पे नाइट्रोइमिडाजोल क्लास की एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है और इसका यूज हम लोग यहाँ पे प्रोटोजोआ और एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में करते हैं। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, ये हमारी एक प्रो ड्रग होती है, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो प्रोटोजोआ या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जाके अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो ये हमारा डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है और उनका डीएनए को स्ट्रैंड को ब्रेक कर देती है और हमारा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी सेल डेथ हो जाती है। अब न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, हमारा वही डीएनए, और डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे लाइन से लेक्चर देखते हुए आ रहे हो, हम लोगों ने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। बाकी बहुत डिटेल में अगर आप लोग को जानना है तो डीएनए का लेक्चर आप लोग देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोड है बायोकेमिस्ट्री में। तो आई होप कि थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग सिंपली जान लो कि डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, अगर उनको ब्रेक कर दो तो डीएनए नहीं बन पाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, यानी डीएनए की कॉपी नहीं बन पाएगी। जब डीएनए की कॉपी नहीं होगी तो बैक ग्रोथ रुक जाएगी, हमारी सेल डेथ हो जाएगी। अब इसमें सिंथेसिस की बात करें, बहुत ही सिंपल वन लाइन सिंथेसिस है, यानी कि 2 मिथाइल इमिडाजोल की रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपनी HNO3 के साथ कराते हैं। तो हम HNO3 देखिए हमारा नाइट्रेशन कर देता है, नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा सिंपली 2 मिथाइल एस नाइट्रो इमिडाजोल बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन हम लोग फर्दर अपने 2 क्लोरोएथेनॉल के साथ कराएंगे, बस कुछ नहीं। यहाँ पे ये Cl ये H HCl के फॉर्म में गए और ये जो पूरा ग्रुप है ये हमारा आके इस N के साथ अटैच हो जाता है और हमें अपना मेट्रोनिडाजोल देखने को मिल जाता है। यूजेस की बात करें तो हमारा एमएबीएसिस, गियार्डियासिस, एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इन सब में हमारा इसका यूज देखने को मिलता है। तो ये था हमारे यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल। तो ये था हमारे यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा टिनिडाजोल हो गया और निडाजोल हो गया, ये सारी हमारी नॉर्मली ड्रग्स हैं। तो इनका स्ट्रक्चर यूजेस आप लोग देख लीजिए। हमारा डायलॉक्सेनिडीन हो गया, ठीक है, और हमारा आइडोक्विनॉल हो गया, और उसके बाद हमारा पेंटामिडीन आइसोथायोनेट हो गया, और हमारा एडोवाक्यून हो गया, एंड लास्ट में हमारा एफ्लोरेनिथीन हो गया। तो ये सारी हमारी यहाँ पे नॉर्मल सी ड्रग्स हैं, और मतलब नॉर्मल नहीं है बट यहाँ पे आपके सिलेबस में स्टार ड्रग में नहीं दी हुई है, तो इतना यहाँ पे इनके बारे में नहीं पूछते हैं। इनका नाम आप लोग याद कर लोगे उतना काफ़ी है। यूजेस की बात करें, मान लीजिए अगर कभी आ भी जाता है तो यूजेस तो सबका सेम ही रहने वाला है ना भाई, हमारा एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स हैं, तो जो भी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है उन्हीं को ट्रीट करने में यूज करेंगे बस। तो देखिए ये हो गया हमारे यहाँ पे एंटी प्रोटोजोअल एजेंट। और अब हम लोग बात करते हैं एंथेल्मिंटिक्स के बारे में। अब देखिए एंथेल्मिंटिक्स क्या होता है, ये हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि हमारा हेलमिन्स यानी कि हेलमिन्स के द्वारा हेलमिनेटिक्स के थ्रू यहाँ पे जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने में काम करती हैं। अब हेलमिनेटिक्स क्या होते हैं, देखिए आप लोगों के घर में जरूर अक्सर यहाँ पे बोला गया होगा ऐसा पेट के कीड़े। अब ये जो पेट के कीड़े होते हैं ना, इन्हीं को यहाँ पे कह सकते हो हेलमिनेटिक्स बोला जाता है। और बेसिकली मतलब वो तो एक जनरल बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं, बट एक्चुअल में ये होते हैं पैरासाइटिक बॉम्ब्स, जो कि हमारा बॉडी में जाके और हमारा कह सकते हो सर्वाइव करते हैं और हमारी बॉडी को जो बॉडी में हार्मफुल इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करें तो ये हमारी वो ड्रग्स हैं जो कि यहाँ तो इसको स्टनिंग का मतलब होता है कि कह सकते हो इनको रोक देना, इनकी ग्रोथ को रोक देना, या फिर कह सकते हो इनको इनएक्टिव कर देना। इनको वैसे स्टनिंग का मतलब होता है कि इनको अचेत कर देना। अचेत का मतलब इनको लाइक मतलब बेहोश कर देना, ठीक है, मतलब बेहोश। अब देखिए बेहोश करने से मतलब है कि यहाँ पे इनकी ग्रोथ को रोक देना, और या तो इनको डायरेक्टली किल भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टनिंग को हम लोग बोलते हैं वर्मीफ्यूज और किलिंग को हम लोग बोलते हैं वर्मीसाइडल। और इसकी वजह से देखिए यहाँ पे विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द होस्ट, यानी कि जिस होस्ट के अंदर ये होते हैं उनको डैमेज ना करके ये डायरेक्टली हमारे इन्हीं पैरासाइटिक वॉर्म्स पे अपना काम करता है। बाकी देखिए जो हमारी डिजीज होती हैं, अब यहाँ पे देखिए ये हमारी बहुत ही पुराने टाइम से, मतलब कि
जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोगों ने बचपन से ही शायद सुनते आ रहे होंगे कि कभी पेट के कीड़े हो गए हैं, पेट में कीड़े हो गए हैं ना, ऐसा बोला जाता होगा। तो मतलब काफ़ी पुराने टाइम से इसको जाना जाता है और आज भी ये बहुत ही मेजर पब्लिक हेल्थ हजार्ड बना हुआ है, यानी कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम कॉज करता है वर्ल्ड वाइड। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी कि जो भी हमारे कह सकते हो हेलमेट्स होते हैं, तो ये भी हमारे बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें से जो सबसे मेजर है तो वो हमारा नेमेटोड्स हो गए, सेस्टोड्स हो गए और हमारा यहाँ पे टैमेटोड्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे मेजर क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारी ड्रग्स दी हुई हैं डायरेक्टली आपके सिलेबस में, तो उन्हीं को हम लोग डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं विदाउट एनी क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमारी 2 स्टार ड्रग है, तो इन पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार ड्रग है हमारी यहाँ पे डाईइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी एक टाइप की सिंथेटिक एंथेल्मेटिक ड्रग होती है और प्राइमरी इसका यूज हम लोग जो है अपने फाइलरेसिस। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक इसी में हमारा एक जो है कह सकते हो, देखिए ये जो हमारे नेमेटोड्स होते हैं तो इन्हीं में हमारा एक टाइप होता है फाइलरियासिस। तो ये हमारा एक पैरासाइटिक डिजीज होती है जो कि हमारा फाइलोरियल वॉर्म्स के थ्रू कॉज करी जाती है। मतलब फाइलोरियल वॉर्म्स हमारे नेमेटोड्स का एक टाइप होते हैं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा जो डाईइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट है इसका हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, ये हमारा डाईइथाइल कार्बामेजिन हो गया, ये हमारा सिट्रेट हो गया। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फाइलोरियल वॉर्म्स है ना, ये इनको डायरेक्टली किल नहीं करती है, बल्कि फाइलोरियल वॉर्म्स क्या होते हैं, ये यहाँ पे सबसे पहले हमारा बनाते हैं माइक्रोफाइलराई और यही फर्दर जाके और बड़े फाइलोरियल वॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इनके ये जो कह सकते हो माइक्रोफाइलराई बनाते हैं ना, ये उनको उनको किल करता है, उनके अगेंस्ट में अपना एक्शन शो करता है। तो ज़्यादा अच्छे एक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे इसके साथ कॉम्बिनेशन में ड्रग लेते हैं जो कि इसके साथ साथ हमारे फाइलोरियल वॉर्म्स को भी डायरेक्टली टारगेट करते हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग पार्टिकुलरली डाईइथाइल कार्बामेजिन की बात करें तो ये हमारा जो है माइक्रोफैलराई को टारगेट करता है। और बाकी देखिए ये करता क्या है कि ये उनके सरफेस स्ट्रक्चर को अल्टर कर देता है। अच्छा देखिए आपको पता है भाई हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, तो ये हमारा कैपेबल होता है ज़्यादातर जो भी हमारे फॉरेन कह सकते हो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही इतना पावरफुल होता है। लेकिन हमें डिजीज वगैरह जब होती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा अच्छे से नहीं काम कर पा रहा है, या फिर जो भी डिजीज कराने के लिए जो भी कह सकते हो पैरासाइट है या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, उनको हमारा इम्यून सिस्टम कह सकते हो कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। तो आप ऐसा समझिए कि जो फाइलोरियल वॉर्म्स होते हैं ना, ये अपने आप को ऐसा छुपा के रख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम इनको पहचान नहीं पाता है। लेकिन जो हमारी ये ड्रग्स होती हैं ये इसके सरफेस को ऐसा बना देती हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम इनको देख लेता है। और जब इम्यून सिस्टम इनको देख लेता है, देखिए देख लेने का मतलब थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में आप लोग समझ रहे हो, ठीक है, कि इम्यून सिस्टम समझ लीजिए इनके ऊपर अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है भाई, इम्यून सिस्टम इनका फैगोसाइटोसिस कर देता है, यानी कि इनको निगल लेता है, निगल के इनको किल कर देता है। निगलता कैसे है तो मतलब इसके लिए आप लोग को थोड़ा बहुत एंटी इन्फ्लामेशन का लेक्चर आई होप आप लोगों ने देखा होगा सेकंड सेम में, वहाँ पे हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया था। बाकी देखिए ये हमारा एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म के साथ भी इंटरफेयर करती हैं। और एराकिडोनिक एसिड क्या होता है, हमारा ये भी हमारा सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही मेजर पार्टिकल होता है। तो जब ये हमारा इसके साथ भी छेड़छाड़ हो जाती है तो हमारा क्या होता है, हमारा इमोबिलाइजेशन हो जाता है और हमारी होस्ट डिफेंस का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा काम करती हैं। और इसकी सिंथेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा डाईइथाइल कार्बामोइल क्लोराइड और जब 1 मिथाइल पाइपराजीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए ये हमारा 1 मिथाइल पैपराजीन हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ग्रुप है ये इस H और ये Cl निकल गए। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड O N और ये पूरा ऐसे लगा हुआ है और फिर ये हमारा बन गया डाईइथाइल कार्बामेजिन। ठीक है, ये हो गया डाईइथाइल कार्बामेजिन। अब इसकी रिएक्शन हम लोग सिट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो हमारा सिट्रेट आगे अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा डाईइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट, सिंपल। और यूजेस की बात करें तो मेनली इसका यूज हम लोग अपने लिम्फेटिक फाइलरियासिस में करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारी ड्रग है मेबेंडाजोल। अच्छा देखिए कभी भी अगर आप लोगों से एग्जाम में मान लीजिए कोई स्टार ड्रग के सिंथेसिस वगैरह पूछते हैं तो आप लोगों को लिखना बिल्कुल ऐसा ही है, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। अब अगर कुछ कुछ ड्रग्स में अगर आप लोग को लगता है कि हमने नहीं लिखा हुआ है तो उसमें हम लोगों ने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने जिस क्लास में बिलोंग करती है उसके बारे में लिख दिया है। तो उस क्लास के बारे में पहले आप लोग लिख सकते हो ना। अब इसमें देखिए इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली ड्रग को लिखा है, इसीलिए हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन भी लिख दिया है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्लास नहीं डिस्कस करी है और इसका एमओए भी हम लोगों ने लिखा है। बट जिसका एमओ नहीं लिखा है इसका मतलब कि वो जो है क्लास के एमओ में आती है, तो जिस क्लास के अंदर में आती है उसमें तो एमओए लिखा हुआ है ना। तो आप लोग इतना समझदार हो कि आप लोग वहां से जो है लिख सकते हो एमओए, समझ रहे हो ना आप लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे मेबेंडाजोल की बात करें तो ये हमारा मेबेंडाजोल का स्ट्रक्चर हो जाता है और इसका यूज भी हम लोग जो है कह सकते हो इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शंस में करते हैं। और ये देखिए इसका काम करने का तरीका क्या होता है, तो देखिए ये भी हमारा कह सकते हो हमारी जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है उसके साथ बाइंड करता है।
और उसके बाद देखिए क्या होता है, ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन इनहिबिट कर देता है। और जब माइक्रोट्यूब्यूल, अच्छा देखिए यहाँ पे अगर हम लोग स्पेशली इन वॉर्म्स की केस में बात करें, ये जो पैरासाइटिक वॉर्म्स होते हैं, इसमें जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है, ये हमारा कह सकते हो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब ग्लूकोज क्या होता है भाई, ग्लूकोज हमारा, ग्लूकोज ही तो एनर्जी का फॉर्म होता है, सबसे मेजर एनर्जी का फॉर्म होता है। तो जब यहाँ पे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं हो पाता है तो हमारा वॉर्म्स को एनर्जी ही नहीं मिलती है, और जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी भाई तो क्या होगा, धीरे धीरे मर जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये अपना काम करते हैं। अब सिंथेसिस की बात करें हम लोग अपने मेबेंडाजोल की, तो यहाँ पे देखिए इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है 4 क्लोरोबेंजोफिनोल से। तो इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे इसका नाइट्रेशन सबसे पहले कराते हैं, तो नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप आके अटैच हो गया। और यहाँ पे देखिए हमारा क्लोरो ग्रुप भी होगा Cl, तो यहाँ पे इसका नाइट्रेशन हो गया। और नाइट्रेशन के बाद जब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन अपने NH3 और CH3OH से कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए HCl रिलीज हो गया और NH2 आके यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, ये हमारा बन गया 4 अमीनो 3 नाइट्रो बेंजोफिनोन। अब इसकी रिएक्शन फर्दर हम लोग हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में कराएंगे, तो हमारा हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। और उसके बाद इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे अपने थायोएसिटामाइड डेरिवेटिव के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे होगी हमारी साइक्लाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो NH2 है, तो यहाँ पे देखिए इस NH2 से ये वाला NH2 आके अटैच हुआ, यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो रहा है। अब देखिए NH2 जब अटैच हुए, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, ये NH2 और यहाँ से इस NH2 से एक H NH3 के फॉर्म में निकल गया। यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा NH। तो देखिए इस NH से डायरेक्टली ये रिलीज हो गया, ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो ये वाला है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से CH3S और यहाँ से हमारा कह सकते हो, देखिए यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे देखिए ये जो NH2 था, तो इस NH2 से एक H और इस CH3S, ठीक है, ये हमारा CH3SH के फॉर्म में निकल गए। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक H जो बचा हुआ है वो हमारा इसके पास आ गया, NH के पास, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा ग्रुप अटैच हो गया, हमारा बन गया मेबेंडाजोल। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे अटैच हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को खुद से भी दिमाग लगाना पड़ेगा। और यूजेस की बात करें तो हमारा एस्केरेसिस, हुक वॉर्म इन्फेक्शंस, इन सब में हमारा इसका यूज देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है इसके अंदर हमारा जो है, बाकी सब तो हमारी सेम सिंपल ही है, ठीक है, और कोई स्टार ड्रग नहीं है इसके अंदर। तो हमारा थायोबेंडाजोल हो गया, हमारा एल्बेंडाजोल हो गया, और बाकी हमारा नाइक्लोसामाइड हो गया, और हमारा ऑक्जामिनक्विन हो गया, ऑक्जामिनिक्विन हो गया, और हमारा प्राजीक्वेंटिल हो गया, और हमारा एवरमेक्टिन हो गया। तो ये सारी हमारी ड्रग हो जाती हैं, तो इसको आप लोग नाम याद कर लीजिए, उतना काफ़ी है। तो देखिए ये हो गया हमारे यहाँ पे एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, एंथेल्मेंटिक्स और एंटी फंगल एजेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसमें सार वगैरह सब कुछ पढ़ना है, हमें क्लासिफिकेशन भी देखना है, तो इसको आप लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सल्फोनामाइड्स के बारे में। अब देखिए सल्फोनामाइड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कोई पार्टिकुलर किसी स्पेशल कैटेगरी की ड्रग नहीं है, बल्कि सल्फोनामाइड, देखिए सल्फोनामाइड का मतलब है कि अगर किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में आप लोग को SO2NH2 यानी कि देखिए कुछ इस टाइप का ग्रुप अगर आप लोग को देखने को मिले, या फिर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, अगर हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को किसी ड्रग में देखने को मिले, तो वो ड्रग हमारी सल्फोनामाइड्स कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती है। बाकी ऐसा नहीं है कि सल्फोनामाइड्स हमारे स्पेशली एंटीबैक्टीरियल ही होते हैं, या फिर मतलब कि किसी पार्टिकुलर क्लास में बिलोंग नहीं करते हैं। ये बहुत अलग अलग क्लास की ड्रग में बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग मेजरली बात करें तो हाँ, मेजर सल्फोनामाइड्स हमारे एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सल्फोनामाइड्स सिर्फ हमारे एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ये हमारे और भी बहुत सारे कैटेगरी के ड्रग में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहले इनको यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह यहाँ पे 1900 में गेरहार्ड डॉम के थोड़ा यहाँ पे हमारे सर थे, गेरहार्ड डॉम, ठीक है, पता नहीं ये क्लास में मतलब कैसे यहाँ पे इसको बोला जाएगा, बट प्रोनाउंस कैसे करना है वो आप लोग देख लीजिएगा। और ये हमारे यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनको यहाँ पे नोबेल प्राइज विनर थे 1939 में अपनी इसी डिस्कवरी के लिए। बाकी देखिए जो हमारे सल्फोनामाइड्स हैं, इनके अंदर हमारा यहाँ पे SO2NH2 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो सल्फोनामाइड डिस्कवर हुई थी वो थी हमारी प्रोंटोसिल, और ये हमारी एक प्रो ड्रग थी जिसका एक्टिव फॉर्म होता है सल्फोनिलामाइड। तो ये हमारा था यहाँ पे थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री वगैरह। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है।
और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा और देखना चाहें तो मोस्ट एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स आर पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स। देखिए पैरा अमीनो बेंजीन से क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारे जितने टाइप के कह सकते हो एंटी बैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सल्फोनामाइड्स और भी बहुत सारे ड्रग में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हमारा सल्फोनामाइड एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम कर रहा है तो उसमें हमारा ये कॉमन रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो क्या होता है पैरा अमीनो बेंजीन। देखिए पैरा, इस पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप है और ये हमारा बेंजीन है और हमारे यहाँ पे सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, इस रिंग के इस जनरल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। और बाकी हम लोग बात करें तो इसमें हमारा NH2 होता है पैरा पोजीशन पे, जो कि एसेंशियल होता है, एसिडिक नेचर के होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके सार को डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सार है सल्फोनामाइड्स का, तो ये हमारी यहाँ पे भाई हम लोग वही जनरल स्ट्रक्चर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए NH2 की जगह यहाँ पे हम लोगों ने R अटैच कर दिया, थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए इसमें हमारे दो तीन मेजर कंपोनेंट है, जैसे एक हमारा ये पैरा अमीनो ग्रुप हो गया, एक हमारा सल्फोनामाइड ग्रुप हो गया, और सल्फोनामाइड ग्रुप ये जो हमारा R1 सब्स्टिट्यूशन है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे इस तार में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पैरा अमीनो ग्रुप की बात करें तो ये हमारा बहुत ही एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए, ठीक है, और यही हमारा, अच्छा देखिए सल्फोनामाइड्स की अगर हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, तब आप लोग को सार ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, अगर एक वर्ड में समझना चाहो कि देखिए बैक्टीरिया जो हमारा डीएनए है, डीएनए बनता है, डीएनए की सिंथेसिस में फॉलिक एसिड बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, और फॉलिक एसिड को बनाने में हमारा डाईहाइड्रोपिट्यूरिक एसिड बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, और उसको बनाने में हमारा एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोपिट्यूरेट सिंथेस, ठीक है। तो ये एंजाइम बहुत जरूरी होता है क्योंकि यही एंजाइम क्या होता है, पाबा को हमारा डाईहाइड्रोपिट्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और यही आगे चल के हमारा बनाता है, यही हमारा आगे चल के फॉलिक एसिड बनाता है। तो आप ये समझिए कि ये जो हमारा सल्फोनामाइड्स होते हैं ये बेसिकली करते क्या है, इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, और इस एंजाइम को इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है, हमारा कह सकते हो एंजाइम जब ब्लॉक हो जाता है तो हमारा जो है कह सकते हो डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं फॉर्म हो पाता है, और जब ये नहीं फॉर्म होगा, देखिए ये सारे होते हैं फॉलिक एसिड के प्रीकर्सर, यानी इसको फॉलिक एसिड को बनाने में हमारा DHF, THF और हमारा पाबा और हमारा डाईहाइड्रोपिट्रोइक एसिड ये सब रोल प्ले करते हैं। तो हम लोगों ने किसी एक को भी ब्लॉक किया तो हमारा फॉलिक एसिड नहीं बनेगी, और विदाउट फॉलिक एसिड बैक्टीरिया कांट मेक डीएनए और प्रोटीन्स। तो बस इस तरीके से हमारा सल्फोनामाइड्स का जो है कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इसके सार की बात करें तो जो पैरा अमीनो ग्रुप है ये हमारा बहुत जरूरी है हमारा इसी डाईहाइड्रोपिट्यूरेट सिंथेस से बाइंड करने के लिए, क्योंकि इसी से बाइंड करके हमारा सारा इनिबिशन होता है, तो ये बहुत जरूरी है। और इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, जनरली हमारा ये जो ग्रुप है इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, और इसके साथ ज्यादा इंटरफेयर करने पे हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब बात करें हम लोग यहाँ पे सल्फोनामाइड ग्रुप के बारे में, तो देखिए यही हमारा वो ग्रुप होता है जो कि हमारा पाबा को रिसेंबल करता है, ठीक है, क्योंकि इसी को रिसेंबल करके ये हमारा कह सकते हो इस एंजाइम से जो हमारा डाईहाइड्रोपिट्यूरेट सिंथेस है इससे बाइंड करता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम लोग N1 सब्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी कि ये जो हमारा R ग्रुप है इसकी जगह हमारा क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप हो सकते हैं, और सबका यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा एक सिंपल एल्काइल ग्रुप है तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा कह सकते हो लाइपोफिलिसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और अगर हाइड्रोसाइक्लिक रहेंगे तो हमारी लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और हमारा प्रोटीन बाइंडिंग इनहेंस होगी। अगर हमारा मान लीजिए कि कोई एरोमेटिक ग्रुप है तो हमारा हाफ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा, और हमारा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो हमारी एसिडिटी बढ़ेगी और हमारी बाइंडिंग एफिनिटी भी यहाँ पे बढ़ेगी। तो अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशन से हमें अलग अलग टाइप के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारे यहाँ पे सार ऑफ सल्फोनामाइड्स, और अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। अब देखिए आपके सिलेबस में वैसे कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जनरली बात करते हैं कि जनरली इसको हम लोग 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, थर्ड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए साइट ऑफ एक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो साइट ऑफ एक्शन का मतलब है कि किस जगह पे यहाँ पे अपना एक्शन शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए जनरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमारा यहाँ पे सल्फानिलमाइड वगैरह हो गई, यूटीआई इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमारा सल्फाजोल हो गई, और उसके बाद हमारा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो हमारा सल्फासैलाजाइन हो गई। तो इसी तरीके से देखिए अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन में हम लोग अलग अलग टाइप के सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो इसके बेसिस पे मतलब हमारा शॉर्ट एक्टिंग में ये सारी आ जाती हैं, इंटरमीडिएट हो गई, लॉन्ग एक्टिंग हो गई, ये सब चीज़ें आप लोग समझते हो कि कितना
ज़्यादा टाइम तक एक्शन हमें देगा। और फिर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो मान लीजिए कि जो हमारा N1 था, अगर हमारा N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड है तो वो हमारा यहाँ पे ये सारे हैं। फिर N4 अगर N4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे ये सारे हैं। N1 N4 दोनों जगह सब्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे ये सारे हमारे सक्सिनिल वगैरह हैं। और मिसलेनियस की बात करें तो हमारा मेफेनेवेट सोडियम हो गया। तो ये सारे हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ड्रग्स, हमारे सिलेबस के अंदर जो ड्रग्स दे रखी हैं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग सिलेबस पे दोबारा से नजर डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग अपना सिलेबस देखो तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी अगर हम लोग देखें ना तो सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स टॉपिक है टोटल। तो इसके अंदर अगर टोटल हम लोग देखें तो स्टार ड्रग हमारी कितनी है, तो 2 हमारी इसके अंदर है, फिर एक हमारा फॉलेट रिडक्टेस इनहिबिटर के अंदर है, फिर एक हमारी सल्फोन के अंदर है। तो 4 स्टार ड्रग हैं। इन चारों को काफी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला हमारा सल्फासेटामाइड हो जाती है। तो ये हमारी एक टाइप की सिंथेटिक सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है और इसका यूज हम लोग प्राइमरी जो है ऑप्थेल्मिक यानी कि आई और डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशंस में करते हैं। और ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है जैसा हम लोगों ने सल्फोनामाइड में देखा। अब इसकी सिंथेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी सिंथेसिस हमारे स्टार्ट होती है सल्फोनिलामाइड से। ये हमारा सल्फोनिलामाइड है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा नोट्स में भी आप सही कर लीजिएगा, सल्फोनिलामाइड है, ठीक है। अभी हम इसको सही कर देंगे। और इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो हमारा CH3CO है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस NH2 के साथ, यहाँ पे देखिए इस NH के साथ हमारा CH3CO आके अटैच हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा एक हाइड्रोजन। और यहाँ पे इस वाले इधर भी देखें तो यहाँ पे भी देखिए SO2 NH2, यहाँ पे भी हमारा NH के साथ CH3CO आके अटैच हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, H2 और ये वाला O, तो H2O यहाँ पे रिलीज हो गया। अब फर्दर हम लोग यहाँ पे इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमारा CH3COOH ग्रुप यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और हमें हमारा सल्फासेटामाइड देखने को मिल जाएगा। देखिए हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखिए वाटर का जो H था वो यहाँ चला गया और OH यहाँ पे इस CH3CO के साथ आ गया। तो यहाँ पे हो गया NH2, यहाँ पे हो गया CH3COOH। अब इसका यूज हम लोग यहाँ पे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस यानी कि जो हमारा आई इन्फेक्शन होता है और हमारा वेजिनाइटिस, हमारा वेजाइना वगैरह में कुछ भी इन्फेक्शन होता है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी ड्रग आ जाती है सल्फा मेथॉक्साजोल। तो ये भी हमारे एक टाइप की स्टार ड्रग है, हमारे सिलेबस में दे रखी है। देखिए मुझे इतना आप लोग समझिए कि आप लोगों को स्टार ड्रग अगर आप जहाँ तक है तो आप मत छोड़िए, क्योंकि स्टार ड्रग में मतलब लगभग किसी भी ड्रग का पूछ लेते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे कल आप लोग को देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बट जनरली सभी स्टार ड्रग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सल्फोमेथाक्साजोल हमारा एक टाइप का सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है और हमारे यहाँ पे इसका यूज हम लोग जनरली कॉम्बिनेशन में करते हैं ट्राइमेथोप्रिम के साथ। तो अभी ट्राइमेथोप्रिम को भी हम लोग देखेंगे ताकि हमें इनहैंस्ड एंटीबैक्टीरियल एक्शन देखने को मिल सके। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी बिल्कुल हमारा सेम ही है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इसकी सिंथेसिस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसकी सिंथेसिस हमारी स्टार्ट होती है, प्रोडक्ट का नाम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 ग्रुप रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखिए CO2 रिलीज होता है, यहाँ पे बचता है NH2। अब फर्दर इसकी रिएक्शन हम लोग अपने सल्फानिलामाइड से कराते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए इस वाले ग्रुप में देखिए ये जो NH है, तो NH के साथ ये पूरा ग्रुप हमारा जाके अटैच हो जाता है। यहाँ से Cl, यहाँ से H, HCl निकल गया, हमारा बन गया सल्फामेथाक्साजोल। काफी सिंपल सी हमारी सिंथेसिस हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद बाकी सारी हमारी सिंपल सी ड्रग है, सल्फा मेथाजीन वगैरह है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। सल्फा पैराडीन है और हमारा सल्फा डायाजीन हो गया, फिर हमारा मेफेनिड एसीटेट हो गया, फिर हमारा सल्फा सैलाजीन हो गया। तो ये सारी हमारी स्टार ड्रग है, इनको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉलेट रिडक्टेस इनहिबिटर्स। अब देखिए ये हमारी सल्फोनामाइड क्लास की ड्रग नहीं है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका यूज हम लोग जो है सल्फोनामाइड्स में करते हैं, मतलब कह सकते हो कभी कभी उनके साथ कॉम्बिनेशन वगैरह में कर लेते हैं। और ये हमारा जो है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, एक हमारा एंजाइम होता है जो कि डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और यही टेट्राहाइड्रोफोलेट आगे चल के फोलिक एसिड बनाता है और यही फोलिक एसिड आगे चल के DNA RNA बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए हम लोग अगर फॉलिक एसिड बनाने वाले किसी भी प्रिकर्सर में अगर हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो हमारा फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, जिससे हमारा DNA नहीं बनेगा और हमारा बैक्टीरिया यहाँ पे या फिर जो भी हमारा है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा DHFR को यहाँ पे इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करते हैं। अब इसके अंदर हमारी 2 ड्रग हैं, ट्राइमेथोप्रिम और सेट्रोमोक्साजोल। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि जो हमारी सल्फोमेथोक्साजोल है उसका यूज हम लोग ट्राइमेथोप्रिम के साथ जो है कॉम्बिनेशन में करते हैं। तो ट्राइमेथोप्रिम की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी सिंथेसिस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्टेप्स बहुत ज़्यादा है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसकी सिंथेसिस के बारे में, तो ध्यान से देखिए।
सिंथेसिस की स्टार्ट होती है 3,4,5 ट्राई मेथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड से। अब इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे कराते हैं अपने NaBH4 से। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो है हमारा और कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, बस यहाँ पे हमारा CH2OH हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे CHO की जगह हमारे यहाँ पे CH2OH हो जाता है। अब फर्दर इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने SOCl2 से कराते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या होता है कि हमारा OH की जगह हमारा Cl का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग इसकी रिएक्शन फर्दर अपने इथाइल साइनो एसीटेट के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे इसका कंडेंसेशन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये हमारा इस CH2 से आके अटैच हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये हो गया C2H5, ये हो गया C2H5, ये COO, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और यहाँ से Cl और यहाँ से Cn हमारा रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे पूरा ग्रुप आके अटैच हो जाता है, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे बात करें तो फर्दर हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन अपने HCO C2H5 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आप लोग को ऐसे ही समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म देखने चले जाओगे तब तो आप लोग फिर दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। ऐसे आप लोग को थोड़ा समझाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए ये रहा ये वाला CH2, ठीक है, ये वाला। अब देखिए ये जो CH2 का ये वाला C था, अब इसके साथ देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा C है। अब देखिए ये जो COO C2H5 है, ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे नया क्या हो गया, यहाँ पे CHOH नया आके अटैच हो गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के साथ CHOH ग्रुप आके अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा न्यू इंटरमीडिएट बन जाता है। अब यहाँ पे होगी इसकी साइक्लाइजेशन, यानी कि अब ये जो हमारा ग्रुप है ये हमारा साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब होगी यहाँ पे साइक्लाइजेशन रिएक्शन। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए जैसे बात करें तो ये ग्रुप जो हमारा आप लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये जो C है तो ये देखिए यहाँ का C आ गया, फिर ये देखो ये एक N ये फिर ये NH2, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो C2H5O है और यहाँ पे इस NH का H है ये हमारा निकल गया, फिर ये हमारे इस तरीके से अटैच हो जाता है, तो हमारी साइक्लाइजेशन साइकिल बन जाती है। फिर हम लोग यहाँ पे इसका कराएंगे सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इस OH की जगह हमारा सब्स्टिट्यूशन होके क्या होगा, हमारा Cl आ जाएगा। और उसके बाद फर्दर यहाँ पे हम लोग इसकी रिएक्शन अपने अमोनिया के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे इस NH3 से एक H HCl निकल गया, यहाँ पे आ गया NH2 और ये हमारा बन गया ट्राईमेथोप्रीन। तो ये हमारी हो जाती है इसकी सिंथेसिस। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान देके देख लीजिएगा। यूजेज की बात करें तो हमारा पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, यानी कि हमारा यूटीआई में जो इन्फेक्शन हमारा किडनी में होता है, ठीक है, वो पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है। फिर हमारा प्रोस्टेटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर हमारा इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रहा है, और उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी इन्फेक्शन है, निमोनिया है, तो ये सारे हमारे इसके यूजेज हो जाते हैं। फिर हमारा आ जाता है कॉट्रीमॉक्साजोल, तो ये हमारा जो है, अच्छा देखिए जो कॉट्रीमॉक्साजोल है ये बेसिकली दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, सल्फोमेथॉक्साजोल और ट्राईमेथोप्रीम, और हम लोगों ने अभी इसको देखा था कि हमारा ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन ही हमारा कहलाता है कॉट्रीमॉक्साजोल, और कुछ नहीं है। बाकी इसका यूज भी है हमारा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारी लास्ट ड्रग आ जाती है इसके अंदर, हमारी सल्फोन्स। तो सल्फोन्स भी देखिए हमारा एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, जिनके अंदर हमारा सल्फोनिल ग्रुप देखने को मिलता है 2 कार्बन के बीच में, यानी कि देखिए इसमें हमारा सल्फोनिल ग्रुप होता है, इसके अगल बगल 2 कार्बन होते हैं। अब ये 2 कार्बन हमारा जो है एल्काइल ग्रुप से हो सकते हैं, एराइल ग्रुप से हो सकते हैं, किसी साइक्लो एल्केन से हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सेम ही रहने वाला है सल्फोनामाइड्स की तरह। और सिंथेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारी इसके अंदर ड्रग है, तो यहाँ पे देखिए यही हमारी डैप्सोन यहाँ पे इसके अंदर ड्रग है, जो कि हमारी स्टार ड्रग है, तो ये हमारा डैप्सोन का स्ट्रक्चर हो गया। और सिंथेसिस की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है, यहाँ पे देखिए 1-क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन, इसके 2 मॉलिक्यूल है, एक ये रहा और एक हमारा हो गया सोडियम सल्फाइड। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इन दोनों ये दोनों देखिए ये दोनों ऐसे आ गए NO2 NO2, और यहाँ पे देखिए ये जो 2 Cl थे और यहाँ पे जो Na था, ठीक है, तो 2 NaCl निकल गया और यहाँ पे ये S आके बीच में आ गया, ठीक है। फिर फर्दर यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग क्रोमिक एसिड से कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएंगे। फिर फर्दर इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने HCl और अपने कह सकते हो टिन की प्रेजेंस में कराएंगे, तो हमारा यहाँ पे डैप्सोन हमें देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे बस हमारा जो है इसका जो है रिडक्शन हो जा रहा है, ठीक है, NO2 की बजाय NO2 की जगह NH2 हो जा रहा है, हमारा डैप्सोन बन जा रहा है। यूजेस की बात करें तो हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, ट्रीटमेंट फॉर लेप्रोसी, तो इन सब में हमारा इसका यूज देखने को मिलता है। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट यूनिट नंबर 4, और इसी के साथ हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाता है।